Goal, nation's leading institute. Hello students, myself Dr. Swarnim Vidya and I am here to help you out with the NEET 2021 question paper by providing its detailed solution of the section that is called botany. And I hope that you all have performed very well in your exams. तो चलिए हम लोग देखते हैं कि बॉटनी में कितने क्वेश्चंस थे और कहां से थे और उसके क्या सोल्यूशन होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। नीट 2021 में जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे नीट 2021 में जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे एनसीईआरटी बेस्ड थे। नॉट अ सिंगल क्वेश्चन वाज आउट ऑफ एनसीईआरटी। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है कि इन स्पाइट ऑफ इंटरस्पेसिफिक competition in nature, which mechanism the competing species might have evolved for their survival। क्वेश्चन का सिंपल मतलब है कि नेचर में इंटरस्पेसिफिक मतलब दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में कंपटीशन होने के बावजूद कोई ऐसा तरीका है, नेचुरल तरीका, जिससे कि थोड़ा वो अवॉइड कर सकते हैं, कंपटीशन के एक्सटेंट को खत्म कर सकते हैं। तो प्रिडेशन होगा नहीं इसमें, क्योंकि यहाँ कंपटीशन की बात नहीं। प्रिडेशन मतलब शिकार करना, म्यूचुअलिज्म मतलब एक दूसरे के फायदे के लिए, कॉम्पिटिटिव रिलीज मतलब वहां से तो कंपटीशन आ ही जाएगा कि किसी भी हायर कंपीटिंग स्पीशीज को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया एरिया में, तो उसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज। रिसोर्स पार्टीशनिंग इसकी आंसर होगी, सबसे सही आंसर होगा इसका रिसोर्स पार्टीशनिंग, जिसका मतलब है कि रिसोर्स का बंटवारा कर लेना। कॉम्पिटिशन, रिसोर्स का बंटवारा कर लेना समय के अनुसार कि चलो हम सुबह फीड करते हैं और दूसरा शाम को फीड कर लेगा, या डे 1 को हम फीड कर लेंगे, डे 2 को आप फीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है, आपका मैच द कॉलम है। मैच द कॉलम में आपका ए जो है वो दिया हुआ है कि सेल विथ एक्टिव सेल डिवीजन, मतलब है कि ऐसा सेल जो डिवीजन कर सकता है कहां पाए जाते हैं, इसी तरीके से मैच करना है। तो ये किस टिश्यू में पाया जाता है, ये पाया जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टम का मतलब ये होता है टू डिवाइड, मतलब है कि जहां पे भी आपका कॉलम ए में अगर ये दिया है तो उसका मैचिंग होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। बी ऑप्शन जो है वो कह रहा है टिश्यू हैविंग ऑल सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। टिश्यू हैविंग ऑल सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो इसका आंसर होगा सिंपल परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू दो टाइप के हैं, जो सिमिलर टाइप हो वो सिंपल, और जो जिसमें डिसिमिलर टाइप के सेल्स हो वो आपका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। टिश्यू हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, टिश्यू हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। नेक्स्ट पूछ रहा है, नेक्स्ट दिया है कि डेड सेल्स विथ हाईली लिग्निफाइड वॉल्स। तब यहां देखो क्या किया, ट्रिक खेल लिया है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ना देके उसने दे दिया वैस्कुलर टिश्यूज कॉलम 2 में। तो वैस्कुलर टिश्यूज असल में है क्या, वैस्कुलर टिश्यू असल में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, जाइलम एंड फ्लोएम। और इसका आंसर आपका हो जाएगा लिग्निफाइड वॉल, स्क्लेरेनकाइमा में पाया जाता है। स्क्लेरेनकाइमा का देखिए कौन सा कंपोनेंट है, तो दो कंपोनेंट है, फाइबर्स एंड स्क्लेरिड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्लेरिड्स। यह आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन पूछा है वो ये पूछा है कि ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल प्रेसिपिटेट्स आउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इसने क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग purification process for rDNA technology
चिल्ड इथेनॉल प्रेसिपिटेट्स आउट, प्रेसिपिटेट्स आउट। क्या चीज प्रेसिपिटेट करता है? नाम ही देखो, शुरू में ही लिख दिया आरडीएनए टेक्नोलॉजी, मतलब ऐसा टेक्नोलॉजी जिसमें डीएनए का कुछ काम है, मतलब डीएनए प्रेसिपिटेट करेगा। और ऐसे भी इसका आंसर क्या होगा? डीएनए होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ सारे मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट कर देते हैं एंजाइम से, और जो बचा हुआ डीएनए रहता है सोल्यूशन में, टेस्ट ट्यूब में, उसमें इथेनॉल डालते हैं ताकि इथेनॉल के फंक्शनल ग्रुप से डीएनए जो है रिएक्ट करके नीचे प्रेसिपिटेट हो जाता है। नेक्स्ट आपका पूछ रहा है फिर से वापस मैच। तो मैच में आपका देखिए ए, बी, सी एंड डी। देखो दिया है कोहेशन, सेकेंड दिया है अधेशन, थर्ड दिया है सरफेस टेंशन एंड फोर्थ है आपका गटेशन। कोहेशन देखिए, अधेशन मतलब अधेसिव वर्ड से लिया गया। अधेसिव मतलब क्या है? दो अलग अलग चीज आपस में जब चिपकते हैं उसी टर्म को अधेसिव कहा जाता है। मतलब अट्रैक्शन जब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हो। तो यहाँ कोहेशन के लिए आंसर हो जाएगा क्या? अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स। और अधेशन का मतलब हो जाएगा ठीक इसका अपोजिट, अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो अधेसिव ऐसे याद करने में नहीं आता है, तो आप अधेसिव से अधेशन ले सकते हो। अधेसिव में दो अलग अलग चीज आपस में चिपकते हैं, कि गम को हम किसी सरफेस पे चिपका दिए हैं, तो यहाँ डिफरेंट होगा, तो ऑब्वियसली कोहेशन इसका अपोजिट हो जाएगा। सरफेस टेंशन यहाँ पे हो जाएगा मोर अट्रैक्शन इन लिक्विड फेज, मोर अट्रैक्शन इन लिक्विड फेज। सरफेस टेंशन ही खुद कहता है कि सरफेस पे टेंशन बनेगी। टेंशन कब बनेगी? जब आपस में मॉलिक्यूल्स बहुत एक दूसरे को पकड़ रहे हो, आपस में एक दूसरे में पकड़ हो, जिससे टेंशन जनरेट हो, और टेंशन जनरेट हो तो सब आपस में अट्रैक्ट होंगे, तो स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेंगे। सरफेस टेंशन का यही मतलब होता है। यहाँ पे क्या होगा? अट्रैक्शन, वाटर लॉस इन लिक्विड फेज, वाटर लॉस इन लिक्विड फेज। तो अब यहाँ पे देखो क्या है कि ऑप्शन के हिसाब से क्या कह रहा है कि म्यूचुअल अट्रैक्शन अमंग वाटर मॉलिक्यूल्स। तो सिमिलर मॉलिक्यूल्स कहने का मतलब क्या है? अपने ही वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होना, तो ऑब्वियसली कोहेशन होगा। अधेशन की डेफिनेशन है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कहने का मतलब यहाँ ऑप्शन के हिसाब से हम लोग निकाल सकते हैं टुवर्ड्स पोलर सरफेस। पोलर मतलब किसी दूसरे सरफेस के साथ, तो यहाँ नाम से ही पता चल रहा है दूसरे सरफेस के साथ मतलब है कि एक तो पानी होगा और उसका किसी दूसरे, क्योंकि पानी पोलर के साथ अट्रैक्शन मतलब मॉलिक्यूल भी पोलर होगी दूसरी, तो एक पोलर की दूसरे पोलर के साथ अट्रैक्शन, दो अलग तरह के मॉलिक्यूल, मतलब यहाँ पे वर्ड आ जाएगा अधेशन। एक वाटर है और एक दूसरा पोलर सरफेस, जैसे ट्रैकिड्स और वेसल्स। नेक्स्ट कह रहा है कि टर्म यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ pollen फ्रॉम वन प्लांट टू अदर। बहुत लंबा इसने पैराग्राफ लिखा है, उससे कोई सेंस नहीं, पहली लाइन से पता चल रहा है एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, मतलब डिफरेंट के लिए टर्म हम लोग यूज करते हैं क्या? जीनो, या फिर इसी के लिए टर्म यूज किया जाता है एलो, और लास्ट में हम लगा देंगे गैमी, क्योंकि पॉलन की ट्रांसफर हो रही है, पॉलन के अंदर क्या रहता है? मेल गैमेट्स रहता है। तो एक ही लाइन में क्लियर हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेल डिवीजन से है। सारे क्वेश्चन A to Z एनसीईआरटी बेस्ड है, ना तो एक ऑप्शन एनसीईआरटी से बाहर है, ना एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मियोसिस, ठीक है, मियोसिस है उसके किस स्टेज में, विच स्टेज, यहां पे आपका होता है डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। सबसे पहली बार सेंट्रोमियर डिवीजन मतलब ऐसे करके है और सिस्टर क्रोमैटिड सब बीचों बीच ऐसे करके डिवाइड कर गया। तो ये डिवीजन का काम जब भी होता है हमेशा होता है एनाफेज में, और एनाफेज 2 में होता है, क्योंकि ये एनाफेज जो है आपका माइटोसिस जैसा काम कर, माइटोसिस में जिस तरीके से एनाफेज में काम होता है
वही सेम काम यहाँ मेंशन किया। तो मियोसिस में 2 स्टेज है, रिडक्शनल एंड इक्वेशनल। कौन सा स्टेज है जो माइटोसिस की तरह, दैट इज मियोसिस 2। क्योंकि मियोसिस 1 का अगर आप लोग कहते हैं कि मैम एनाफेज 1 क्यों नहीं होगा, तो वहां पे आपके जो है ना होमोलॉगस क्रोमोसोम के पेयर बने होते हैं, ऐसे पेयर। इसमें से ये एंटायर एक पोल पे जाएगा और दूसरा वाला दूसरे पोल पे जाएगा, स्प्लिटिंग नहीं होगी। यहां पूछ दिया है स्प्लिटिंग, सेंट्रोमियर को टूट जाना। नेक्स्ट कह रहा है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन पीसीआर। पीसीआर में स्टेजेस का करेक्ट सीक्वेंस हमेशा डाई, ठीक है, डीआई वाला डाई नहीं, डीएई वाला डाई। मतलब क्या होगा, डीनेचुरेशन, देन आपका आएगा एनीलिंग मतलब चिपकना, एंड देन लास्टली जब चिपक गया आरएनए प्राइमर, तब उसके बाद क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन हो जाएगा। तो डाई इसका सीक्वेंस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है जेमा आर प्रेजेंट इन, जेमा आर प्रेजेंट इन किस में देखा जाता है? तो सबसे पहले तो प्लांट में होता है, प्लांट में ब्रायोफाइट में, और ब्रायोफाइट में भी लिवरवर्ट्स में देखा जाता है, लिवरवर्ट्स। तो कभी कभी आपको एग्जाम कंफ्यूज कर देगा, दे देगा कि ऑल लिवरवर्ट्स, मोस्ट लिवरवर्ट्स, सम लिवरवर्ट्स। तो हमेशा साइंस में जो है ना जनरली टर्म यूज किया जाता है, मतलब है कि आप कभी ऑल टर्म नहीं यूज करना, मोस्ट नहीं, आप ना जनरल टर्म यूज करना कि सम लिवरवर्ट्स, कि कुछ में हो सकता है कि नहीं देखने को मिल सकता, या फ्यूचर में कोई नया लिवर वर्ड्स मिले जिसमें ना देखने को मिले। तो इसीलिए हम कंट्रोवर्सी से बचने के लिए हर जगह जो है जनरली यूज करते हैं हम लोग टर्म, या तो जनरली या नहीं तो हम लोग सम लगा देते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सम लिवर वर्ड्स, मॉसेस कभी नहीं होगा। देन उसके बाद आपका पूछा है कि F1 एंड F2 का जो प्रोजेनी आता है, क्वेश्चन यही आपका कह रहा है कि द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स बाय पेरेंट्स फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट्स द F1 एंड F2 प्लांट्स कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम अ डायग्राम। मतलब F1 F2 प्रोजेनी आ गया, कोई भी प्रोजेनी, प्लस हम जो गैमीट्स का शो ऑफ करते हैं, प्लस जो जाइगोट बना के दिखाते हैं, तो उसको आसानी के लिए बिना किसी कंफ्यूजन के कि हम ऐसे दिखा देते और रैंडम मेटिंग करवा के शो करते तो मिस हो जाता कोई चीज। तो उससे अच्छा है क्या, एक टेबल के फॉर्म में बना लो, और उस टेबल को हम लोग कहते हैं पुनेट स्क्वायर। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का है, आप खोलेंगे तो आपका जो है 5th पेज पे टेबल बन के दिखा हुआ है वो इस चैप्टर में। तो ये आपका रहा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाउंडर इफेक्ट ये है आपका इवोल्यूशन से, ठीक है, बेसिकली जूलॉजिकल सेक्शन है बट नो इश्यू, बॉटनी में भी पढ़ा जा सकता है। फाउंडर का मतलब खोजकर्ता। जब ड्रिफ्टिंग होती है पॉपुलेशन की, तो जो पॉपुलेशन का हिस्सा बिना अपनी मर्जी के किसी भी मजबूरी में एक जगह से दूसरे जगह गया, उस मूव किए हुए पॉपुलेशन को हम कहते हैं ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन। और उसी ने खोज किया, इवोल्यूशन लाने का खोज किया कि इधर भी P+Q का होल स्क्वायर के रेशियो को चेंज कर देगा जिधर से वो मूव कर रहा है, और जहां गया वहां पे भी चेंज कर देगा। तो ये वाला चीज जो है वो ऑब्जर्व होता है आपका जेनेटिक ड्रिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है सेलाजिनेला एंड सेल्विनिया। तो सबसे पहले तो ये क्या है, ये है टेरिडोफाइट्स, और टेरिडोफाइट्स में भी ये प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं उन्हें कहा जाता है हेटेरोस्पोरस। और ध्यान देना, जिन बच्चों ने मिस किया होगा, ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा, यहाँ हेटेरोसोरस और होमोसोरस भी लिखा है। तो यहाँ इनमें सोराई का डिफरेंस नहीं होता है या सिमिलैरिटी, यहाँ पे इन दोनों के बीच में रिलेशन है कि दोनों के जो स्पोर्स बनते हैं, एक माइक्रोस्पोर और एक मेगास्पोर, हेटेरोस्पोरस होते हैं। तो ये चीज यहाँ पे थोड़ा ट्रिक खेल लिया है। नेक्स्ट आपका आता है कि प्लांट्स फॉलो डिफरेंट पाथवे ऑफ प्लांट्स, कि प्लांट्स का अपना जो है इन रिस्पॉन्स टू लाइफ स्टेज
और इन्वायरमेंट या लाइफ स्टेज की वजह से प्लांट में अलग तरीके का रास्ता, जैसे कि कभी कभी धनिया के पत्ते में आप देखते होंगे कि कुछ पत्ते बहुत ज्यादा कटे होते हैं, कुछ पूरे फ्लैटेंड रहते हैं, तो कुछ अलग टाइप का उनमें शेप या अलग टाइप की डेवलपमेंटल जो स्टेज है वो देखने को मिलती है। उसके लिए जो टर्म यूज किया जाता है उसे हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी का मतलब ही होता है अलग, प्लास्टिसिटी का मतलब ही आपका होता है अलग। तो अलग एक रास्ता इसने अपनाया, यहाँ इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, मैच्योरिटी ये सब नहीं होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज नॉट अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, नॉट अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट मतलब डायरेक्टली प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जिसका कंट्रीब्यूशन हो, तो डायरेक्टली यहाँ पे कंट्रीब्यूशन होता है अमीनो एसिड्स या मोनोसैकेराइड्स जो है उनका, और यहाँ मोनोसैकेराइड के रूप में लिखा हुआ है ग्लूकोज, मतलब जो प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इन सब का डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन होता है। नेक्स्ट आपका पूछ रहा है कि डीएनए से डीएनए बना, ए को क्या कहोगे? इसने आरएनए बनाया, इस रास्ते पे बी लेबल कर दिया, और इसने जो है प्रोटीन्स बनाया, इस रास्ते को सी लेबल कर दिया। तो आप इसको जो है क्या क्या देंगे, ए बी सी को क्या कहेंगे, और यहाँ पे डी दे दिया, सॉरी प्रोटीन्स इसने नहीं मेंशन किया। तो ऑब्वियसली डीएनए से डीएनए खुद का रेप्लिका बनाया, जेरोक्स, तो इसको हम लोग कहेंगे रेप्लिकेशन। इसका देखा देखी सीक्वेंस का ये बना कॉपी, तो हम इसको कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। और ये न्यूक्लिक एसिड के मैसेज को अमीनो एसिड में इसने कोड किया, तो ट्रांसलेट किया एक भाषा को दूसरी भाषा में, तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। और यहाँ जो भाषा में इसने ट्रांसलेट किया उस भाषा को हम कहते हैं प्रोटीन। इसे नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है वो ये कह रहा है कि व्हेन द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड, मतलब सेंट्रोमियर है वो आपका मिडिल में है, एकदम बीचों बीच है, मिडिल में है, तो हमेशा सेंटर के लिए, मिडिल के लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग मेटा, एंड दैट इज सेंट्रोमियर से के लिए सेंट्रिक। तो ये आपका हो जाएगा मेटा सेंट्रिक। मेटा मीन्स रिलेटेड टू, एनीथिंग रिलेटेड टू सेंटर। तभी तो सेल के सेंटर में क्रोमोसोम अरेंज होते हैं, तो उस स्टेज को मेटा फेज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि डीएनए स्ट्रैंड्स हैं, डीएनए, और इसको हमने स्टेन किया किससे, इथिडियम ब्रोमाइड, इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन किया गया। तो ये किस कलर का ऑब्जर्व होगा, इसका कलर क्या होगा? तो ये कलर होता है, कलरिंग हो जाने के बाद ऑरेंज फॉर्म में अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस में देखा जाता है। तो यहाँ पे आपको ऑरेंज धारदार रंग के रूप में दिखेगा, ऑरेंज बैंड्स। नेक्स्ट है, तो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए इसने ऑरेंज ना लिख के इसके आगे एक और वर्ड ऐड कर दिया, दैट इज कॉल्ड ब्राइटली। हाँ ऑब्वियसली कलर है, पिगमेंट है, तो चमकेगा ही, तो ब्राइटली ऑरेंज बैंड्स। फिर कह रहा है साइट ऑफ लाइट परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है फील। तो पौधे में लाइट परसेप्शन के लिए हमेशा साइट होगा लीफ, हमेशा, चाहे वो फोटोसिंथेसिस के लिए करे या फोटो पीरियोडिज्म के लिए। तो यहाँ उसने क्या पूछ दिया है, फॉर फोटो पीरियोडिज्म, हमेशा, क्योंकि पिगमेंट्स चाहिए, लाइट को सेंस करना है तो पिगमेंट चाहिए, और पिगमेंट कहाँ लोकेटेड है, दैट इज लीफ। चाहे वो फोटोसिंथेसिस के लिए पिगमेंट हो या फिर फोटो पीरियोडिक एक्टिविटी लाने के लिए जो फाइटोक्रोम होते हैं इनएक्टिव एंड एक्टिव फॉर्म में, तो यहाँ पे हमेशा लीफ होगा ऑलवेज। फिर कह रहा है कि ट्रीट करना है डिजीज को, उसके लिए क्या है हमारा जीन एम्प्लीफिकेशन टेक्निक का यूज करना है। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमें बायोटेक के एप्लीकेशन को यूज करना है बीमारी ट्रीट करने के लिए। तो बीमारी ट्रीट करने के लिए जीन एम्प्लीफिकेशन कहने का मतलब है कि कोई सही जीन किसी इंसान से लाओ और उस जीन की ढेर सारी कॉपीज बना लीजिए पीसीआर से, एंड देन आप क्या करो कि उन सही जीन्स को कलेक्ट करके
रखो, जो जो इंसान बीमार है उसमें डिफेक्टिव जीन की जगह ये सही जीन लगा दीजिए। तो इस प्रोसेस को, जीन एम्प्लीफिकेशन की वजह से बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, इस प्रोसेस को हम कहते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज जीन थेरेपी। यहाँ जीन एम्प्लीफिकेशन कुछ नहीं है, सही जीन को लेके पीसीआर करके बहुत सारे कॉपीज बना लेना है, इसलिए ताकि अगर हम किसी इंडिविजुअल में या किसी के जाइगोटिक स्टेज में इंसर्ट कर रहे हैं और गलती हो गई तो हमारे पास और भी जीन रहे स्टॉक में। इस वजह से यहाँ कुछ बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे। फिर इसमें कह रहा है कि मोनोइशियस, और वो भी एग्जाम्पल उसने सिर्फ एनसीईआरटी के ही दिए हैं, और एनसीईआरटी का यहाँ पे जो ये इसमें दिया हुआ है MCC करके एग्जाम्पल दिया है, ये आपके थ्योरी में दिया हुआ है। थ्योरी में M फॉर मोनोइशियस एंड C फॉर कुकुरबिट्स एंड कुकम्बर, एंड एक और एग्जाम्पल होगा दैट इज कॉल्ड कारा। और ये कारा जो है ना वो आपका फिगर में दिया हुआ है, इट इज इन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, फिगर में आपका कारा दिया हुआ है, बाकी सारे डायोशियस होते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगेन पीसीआर से एक क्वेश्चन आया है, फिर से इसने पीसीआर को टच कर लिया। चलिए अब ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है, नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर, पीसीआर का इस्तेमाल कहां नहीं होता है, तो आपका क्या है, आइसोलेटेड प्रोटीन्स, प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन्स। मतलब कहने का मतलब आइसोलेटेड यानी कि बायोटेक टेक्नोलॉजी से हमने प्रोटीन बनाया और उसको बाद में प्यूरिफाई करना है, तो वहां डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस यूज होती है, पीसीआर नहीं होता है। बाकी सारे जगह होता है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस भी करना वहां होता है, जीन एम्प्लीफिकेशन मतलब बहुत सारे कॉपीज बनाने वहां भी होता है, म्यूटेशन को जनरेट करना है तो उसके लिए भी जीन को एक बार एम्प्लीफाई कर लीजिए और तब वो आप आरडीएनए का टेक्नोलॉजी अप्लाई कर लीजिए। नेक्स्ट आपका सेल से आया क्वेश्चन, मैच करना है, तो मैच करने के लिए क्रिस्टा, तो क्रिस्टा क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग्स होता है, मींस इनफोल्डिंग्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है आपका थाइलेकॉइड्स, सिक्के के जैसा जो आपका क्लोरोप्लास्ट के अंदर, प्लास्टिड्स के अंदर सिक्के के जैसा एकत्रित जो मास होता है, मतलब यहाँ पे हो जाएगा फ्लैटेंड मेम्ब्रेनियस सैक्स, फ्लैटेंड मेम्ब्रेनियस सैक्स इन प्लास्टिड्स देखने को जो मिलता है। सेंट्रोमियर जो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है क्रोमोसोम में, जो आपका पहला कंस्ट्रिक्शन मींस प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट आपका आता है सिस्टर्ने। सिस्टर्ने इतनी बार पूछा है नीट ने, सिस्टर्ने आपका क्या देखा जाता है, डिस्क शेप्ड, जैसा ऑप्शन दिया है उस हिसाब से हम लोग लिखते हैं, डिस्क शेप्ड सैक्स इन गोल्गी बॉडीज के, ऐसे रॉड के जैसा थोड़ा सा हल्का कर्व रहता है इसलिए डिस्क टाइप का हम लोग कह देते हैं, कन्वेक्स एंड कनकेव फेस वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका डायाडेल्फस। डायाडेल्फस मतलब इस तरीके का 9+1 अरेंजमेंट, जो कोहेशन होता है एंड्रोशियम का उसमें आपका 2 बंडल्स में अरेंज हो, ये आपको देखा जाता है किसमें, फेबाशिये में। और देखिए फेबाशिये का एग्जाम्पल कौन दिया यहाँ पे, इतना सिंपल था, पी दिया, कुछ और देता तो शायद कंफ्यूजिंग हो भी सकता है, लेकिन इसने क्या दे दिया, पी दे दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है, अमेनसेलिज्म। अमेनसेलिज्म क्या होता है, तो अमेनसेलिज्म में एक को आपका क्या है कि एक ने दूसरे को क्या किया, नुकसान कर दिया और दूसरे को कोई फायदा नहीं। जैसे एग्जाम्पल आप देख लो कि सिंपल सा एग्जाम्पल है कि जो पेनिसिलियम प्लस स्टेफाइलोकॉकस, पेनिसिलियम प्लस स्टेफाइलोकॉकस, इसने एंटीबायोटिक प्रोड्यूस किया, वो उसको मार देगा, तो स्टेफाइलोकॉकस पे नेगेटिव इंपैक्ट, इस पे कोई इफेक्ट नहीं, ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है एम्ब्रायोसैक ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्म कैसा होता है, तो ये हमेशा क्या होता है, 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल। टिपिकल मतलब
टिपिकल इसलिए लिख दिया ना कि आपसे पूछ रहा है कॉमन जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, तो उसमें आपका क्या है, एक मेगास्पोर मदर सेल था, उसने मियोसिस किया और बना दिया क्या, 4 मेगास्पोर्स, 3 डीजनरेट हो गया, 1 बचा। उसने फिर 3 माइटोसिस किए, तो 3 माइटोसिस से 8 सेल बनना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या कि आपका जो 6 सेल है वो सही सलामत बन गए, 7वां जो सेल था वो साइटोकाइनेसिस नहीं किया, खाली कैरियोकाइनेसिस हुआ था उसमें, इस वजह से सेल साथ ही रह गए और न्यूक्लियस आपके कितने हो गए, 8 हो गए। ये था इस क्वेश्चन चैप्टर 2 से पूछा, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, देखते हैं क्या है और क्वेश्चन, सारे इतने सिंपल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस। अगला है आपका फिर से मैच द फॉलोइंग। इसमें आपका पूछ रहा है क्या, पहला साइड है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। प्रोटोप्लास्ट मतलब प्लांट का सेल जिसमें वॉल नहीं है। सेकेंड आपका दे रहा है प्लांट टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर। सी वाला आपका दे रहा है मेरिस्टेम कल्चर, मेरिस्टेम कल्चर। एंड डी जो है इसने दिया है माइक्रो प्रोपैगेशन, माइक्रो प्रोपैगेशन। माइक्रो प्रोपैगेशन को भी हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर कहते हैं। तो अब गिवन ऑप्शन के हिसाब से मैच करते हैं। प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में होता है और सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन से प्रोड्यूस होता है पोटैटो एंड टोमेटो के बीच के हाइब्रिड्स। मतलब यहाँ डायरेक्ट सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इसने नहीं लिखा है, इसने एग्जाम्पल दे दिया, दैट इज पोमैटो। नेक्स्ट है क्या, प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए इसने देखिए बहुत सारे कंफ्यूजिंग पॉइंट्स लिख दिए, दैट इज टोटी पोटेंसी, सोमा क्लोन्स एंड वायरस फ्री। तो सबसे पहले कंफ्यूजन के लिए मेरिस्टम को काट के हटा देते हैं। मेरिस्टम में हमेशा क्या प्रोड्यूस होता है, दैट इज वायरस फ्री प्लांट्स। मेरिस्टम की जब भी हम लोग कल्चर करेंगे वायरस फ्री प्लांट्स बनेंगे। अब बचा हमारे पास टोटी पोटेंसी एंड सोमा क्लोन्स। तो माइक्रो प्रोपैगेशन से जब भी आपका बनता है माइक्रो प्रोपैगेशन में से, तो उससे आपका सोमा क्लोन्स जनरेट होते हैं। सोमा क्लोन्स मतलब सोमैटिक सेल की कल्चर करो और उससे क्लोन्स प्रोड्यूस करो। तो अब हमारा जो है बच गया, दैट इज कॉल्ड टोटी पोटेंसी। तो इस हिसाब से हम लोग ऑप्शन देख लेंगे कि होना क्या चाहिए। तो यहाँ पे आपका प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए हो जाएगा टोटी पोटेंसी। टोटी पोटेंसी कहने का मतलब है कि टोटल पोटेंशियल ऑफ अ सिंगल सेल टू प्रोड्यूस द एंटायर प्लांट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस। इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, तो इसमें आपका पहला दिया हुआ है कि मेच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट्स पोजेस अ कंस्पिक्यूअस न्यूक्लियस। कंस्पिक्यूअस मतलब बहुत ही हेल्दी न्यूक्लियस, बड़ा न्यूक्लियस। और यही तो स्टेटमेंट गलत निकल गया आपका, कि इसने कह दिया क्या कि मेच्योर सीव ट्यूब सेल एलिमेंट्स पोजेस conspicuous nucleus and usual organelles। यही आपका स्टेटमेंट निकल गया। बाकी सब भी देख ले, माइक्रोबॉडीज आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल, ऑब्वियसली सही है। पेरोक्सिसोम्स आपके क्या है, दोनों में प्रेजेंट होते हैं। पेरीन्यूक्लियर स्पेस फॉर्म्स बैरियर बिटवीन, पेरीन्यूक्लियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो दोनों स्पेस है, तो ऑब्वियसली वो बैरियर बनाता है, आने जाने नहीं देता है, तभी तो न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होता है। और वही इसी से रिलेटेड नेक्स्ट ऑप्शन है कि न्यूक्लियर पोर एक्ट एज पैसेज इन बोथ द डायरेक्शन। ऑब्वियसली न्यूक्लियस से चीजें बन के साइटोप्लाज्म में जाती हैं और साइटोप्लाज्म से भी आपका जो एंजाइम्स प्रोटीन्स कुछ बनते हैं वो न्यूक्लियस में जाते हैं। तो सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि मैनिटॉल आपका रिजर्व मटेरियल किस में देखा जाता है। तो देख लो, जो आपका ब्राउन एल्गी का एग्जांपल है वही हो जाएगा आंसर। लैमिनरीन एंड मैनिटॉल ब्राउन एल्गी में होता है। तो यहाँ पे ग्रेसिलेरिया रेड है, यूलोथ्रिक्स वॉल्वॉक्स ग्रीन है। तो बचा हमारा जो आंसर है दैट इज एक्टोकार्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने कहा क्या है, इसने कहा है कि हम लोग डिस्ट्रॉय वीड्स मतलब हर्बिसाइड्स की तरह
किसको इस्तेमाल करते हैं? तो हर्बिसाइड्स की तरह हमेशा ऑक्सीन यूज होता है। ऑक्सीन का जो काम है वो हर्बिसाइड की तरह डाइकोट वीड को मारता है। तो इसमें से आपका, और वो भी कौन सा, दैट इज 2,4-D। 2,4-D वाला जो है वो आपका हर्बिसाइड की तरह काम करता है। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि टोटल जितने भी अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स है एट एनी गिवन टाइम, एट एनी गिवन टाइम, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे हम इकोलॉजिकल स्टडी करते हैं और कहीं पे भी जितने टोटल न्यूट्रिएंट्स, चाहे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एनीथिंग, उसको हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन उसकी क्या आती है, दैट इज स्टैंडिंग स्टेट। स्टेट हमेशा मैटर के लिए होता है, तो जो न्यूट्रिएंट्स है दे आर मैटर। और वही लिविंग चीज की बात करता है कि ऑर्गेनिजम्स की ट्रॉफिक लेवल पे टोटल अमाउंट मास कैलकुलेट करके बताओ, तो हम लोग स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा क्या, म्यूटेशन। म्यूटेशन कैन बी इंड्यूस्ड बाय, कैसे करवाया जा सकता है? तो कोई रेडिएशन की वजह से या कोई बायोलॉजिकल एजेंट, यहां देखो रेडिएशन कौन सा है और रेडिएशन मेंशन्ड है, दैट इज गामा रेज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, इनमें से स्टेटमेंट कौन सा सही नहीं है? और यहां दे रहा है ना कि जनरली अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली अपराइट। ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है। पिरामिड ऑफ बायोमास जो है वो आपका, बायोमास मतलब मास ऑफ लिविंग मैटर, सी में इन्वर्टेड होता है, आपका अपराइट या इरेक्ट नहीं होता है। फाइटोप्लैंक्टन्स के जो मास है काफी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, तो भले नंबर बहुत ज्यादा हो लेकिन ओवरऑल मास जो प्लैंक्टन के कंपैरिजन में कम होता है, इन्वर्टेड आता है यहाँ पे पिरामिड। नेक्स्ट है जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी। जीपीपी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। पूछ रहा है कि इस आर को क्या कहा जाता है? तो इस आर को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी लॉस। मतलब है कि प्लांट ने अपने रेस्पिरेशन के लिए कुछ इस्तेमाल कर लिया और प्लांट ने अपने रेस्पिरेशन के लिए जो इस्तेमाल किया उसके बाद जो बचा हुआ चीज है वो आगे मिलेगा सबको, दैट इज कॉल्ड नेट गेन। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कैराजीन, ठीक है, एक ही जगह से क्वेश्चन पूछ दिया। कैराजीन किस में देखा जाता है? तो कैराजीन जो है ना वो सेल वॉल में देखा जाता है। जैसे आपका क्लोरोफाइशियम में, मतलब ग्रीन एल्गी में पेक्टिनोसेल्यूलोज होता है, ब्राउन एल्गी में एल्जीन जो हाइड्रोकोलॉइड्स हैं एंड सेल्यूलोज होता है, रेड एल्गी में, ये जितना भी आपका रेड एल्गी का एग्जांपल होगा वो होगा। देखते हैं क्या है ऑप्शन में। रेड एल्गी है जनरल, बहुत सिंपल है, कोई एग्जांपल इसने नहीं मेंशन किया है। आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन सोरघम। अब ये सोरघम है क्या? सोरघम इज C4 प्लांट। तो C4 प्लांट में जो पहला स्टेटमेंट बनता है वो पहला जो कंपाउंड बनता है वो 4 कार्बन का है, और यहाँ पे जो 4 कार्बन का कंपाउंड बनता है दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये हो जाएगा आंसर। तो इसमें C4 ना लिख के, ये थोड़ा सा हल्का ट्रिकी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका मैच करना है। तो मैच है लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स का काम क्या है? ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैस को एक्सचेंज करना। सेकेंडरी ग्रोथ के बाद जो आपका होल बचता है दैट इज सेकेंड है आपका कॉर्क कैम्बियम। तो कॉर्क कैम्बियम को हम लोग क्या कहते हैं? फेलोजन। यहाँ पे गिवन ऑप्शन के हिसाब से फेलोजन इसके लिए सही जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। सेकेंडरी कॉर्टेक्स, तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स के लिए आपका क्या हो जाएगा? दैट इज कॉल्ड, इसका नाम होता है आपका फेलोडर्म। नेक्स्ट आता है दैट इज कॉर्क। तो जो कॉर्क कैम्बियम से आउटर लेयर बनता है, डेड सेल्स जो होते हैं वहां पे आपको देखने को मिलता है सुबेरीन डिपोजिशन। इसे नोट कर लीजिए। काफी क्वेश्चंस थे बॉटनी के, काफी क्वेश्चंस थे।
चलिए आगे फटाफट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट उसने क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? पहला है कि ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू टर्मिनल स्टेज। बिल्कुल सही है। ईटीएस का लास्ट इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है O2 के द्वारा। एटीपी सिंथेसाइज थ्रू कॉम्प्लेक्स 5, यस कॉम्प्लेक्स 5 एटीपी सिंथेस है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन प्रोड्यूस प्रोटॉन ग्रेडियंट, बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रॉन एनएडीएच से निकलता है तो एनएडीएच हो जाता है ऑक्सीडाइज और एफएमएन एंड आयरन सल्फर प्रोटीन हो जाते हैं रिड्यूस्ड। फिर वो आगे बढ़ता है तो कॉम्प्लेक्स 1 हो जाता है ऑक्सीडाइज और कॉम्प्लेक्स 2 हो जाता है रिड्यूस्ड। इस दौरान मूवमेंट के दौरान प्रोटॉन को खींचे जाते हैं तो ग्रेडियंट बनाया जाता है। ईटीसी आपका कह रहा है कि ईटीसी में जो एक NaDH2 है उसकी वजह से 2 ATP बनते हैं। यही स्टेटमेंट आपका गलत है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट कह रहा है मैच करना है। ढेर सारे मैच कॉलम है, जब भी मैच द कॉलम्स आ जाए मतलब पेपर इजी हो गया। कह रहा है क्या कि इस तरह का फॉर्मूला दे दिया उसने, K5 दे दिया, देन C1 + 2 + 2 दे दिया यहाँ पे, फिर A9 + 1, G आपका हो गया 1। ऑब्वियसली ये फॉर्मूला किसका होता है? फ्लोरल फॉर्मूला, दैट इज फेबाशियर। ये C से पता चल जाएगा, डायडेल्फस कंडीशन। सेकंड उसने दे दिया क्या? सोलानेशिया का, इस तरीके का कंडीशन है, यहाँ पे भी शायद ये दिया होगा। देन K5 हो गया, C5 हो गया, A5 हो गया, इनके बीच कनेक्शन G2, ये आपका हो गया सोलानेशिया। देन आपका थर्ड जो है वो इस तरीके से दिया है 3 + 3, यही है शायद थर्ड में, हाँ यस, A3 + 3, इनके बीच में कनेक्शन G3, ये आपका हो जाता है लिलिएशिया का। एंड K दिया 2 + 2, C इसने दे दिया 4, A दे दिया 2 + 4 और G इसने दे दिया 2, और ये फॉर्मूला है किसका? ब्रासिकेशिया। आगे बढ़ते हम लोग। फिर से आता है कि प्लाज्मिड PBr 322 में हम लोगों ने कहां पे लाइगेशन किया? कहा क्या कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट साइट, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जो साइट है वहां पे लाइगेट किए हैं, और वहां पे लाइगेट किए तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट साइट पे आप देखिएगा कि कह रहा है दैट कन्फर्स एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस if this enzyme is used for inserting a gene for beta galactosidase production and the recombinant plasmid is inserted in an E. coli। क्वेश्चन में ही आंसर है, क्वेश्चन में ही आंसर है कि हम एम्पिसिलिन के साइट पे इंसर्ट कर दिए। एम्पिसिलिन का साइट जो है वो क्या कर रहा है कि एम्पिसिलिन के प्रति रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर दे रहा है बैक्टीरिया को, और वहीं पे जाके लाइगेट कर दिए। तो लाइगेट कर दिए तो हो गया क्या? इंजर्शनल इनएक्टिवेशन। और इंजर्शनल इनएक्टिवेशन कहने का मतलब हो गया क्या? यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन के हिसाब से इट विल नॉट बी एबल टू कन्फर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस। क्योंकि हम क्या कर दिए हैं? एम्पिसिलिन के साइड रेजिस्टेंस, एम्पिसिलिन के साइट पे लगा दिया। हम क्या कर दिए? रेजिस्टिविटी खत्म कर दिए, इनएक्टिवेट कर दिए। यहाँ पे हमने क्या कर दिया? इंटरफेयर कर दिया। जो ये काम कर रहा था उसमें किसी दूसरे के जो है टांग अड़ा दी ला के, तो यहाँ पे अब काम ही नहीं कर पाएगा, मतलब एम्पिसिलिन की रेजिस्टिविटी ये प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। नेक्स्ट आता है अगेन दैट इज मैच में आगे आपका क्या? S फेज, B है G2 फेज, C है क्वाइसेंट स्टेज, D इसने दे दिया क्या? G1 फेज। तो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि S फेज में हिस्टोन DNA सेंट्रियोल डुप्लीकेट करता है। तो देखो इनमें से कोई है क्या? यस, DNA रेप्लिकेशन, DNA रेप्लिकेशन। चलिए, G2 फेज में प्रोटीन्स वगैरह सिंथेसाइज होते हैं, तो प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड, प्रोटीन्स सिंथेसिस। क्वाइसेंट स्टेज इनएक्टिव स्टेज है, सेल प्रोलिफरेट नहीं करता है,
डिवाइड नहीं करता है, सिर्फ मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। जीवन में आपका आरएनए प्रोटीन्स कुछ बनते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या इंटरवल बिटवीन, चलो दूसरा चीज दिया है, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन होता है इस फेज में, और उससे पहले माइटोसिस पहला हो चुका था, उसके बाद सेल गया दूसरा माइटोसिस करने, तो जीवन करेगा, तो ये उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट, तो इसमें से कौन सा करेक्ट है? कह रहा है इन कैपिंग, कैपिंग में हमेशा 5' माथा के ऊपर, 5' को जो है अपस्ट्रीम माना जाता है, 3' को डाउन स्ट्रीम। तो पैर की तरफ, डाउन की तरफ कोई चीज होता है तो हम कहते हैं क्या, टेल है, और ऊपर होता है सर की तरफ तो कैप, तो 5' की तरफ हमेशा कैपिंग होगा, बट यहाँ 3' दे दिया। फिर उस कह रहा है कि कोडिंग स्ट्रैंड इज कॉपीड, कोडिंग कभी कॉपी नहीं होता है, टेम्पलेट कॉपी होता है, कोडिंग तो खाली रेफरेंस के लिए यूज होता है। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट्स, नहीं, स्प्लिट जीन जो है वो मोनोसिस्ट्रॉनिक का कैरेक्टरिस्टिक होता है, एक्सॉन और इंट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। देन आपका क्या कह रहा है कि आरएनए पॉलीमरेज, ये वाला ऑप्शन सही है कि आरएनए पॉलीमरेज प्लस रो फैक्टर कंबाइन किया तो इसने क्या करवा दिया, आरएनए ट्रांसक्रिप्शन की हो गई टर्मिनेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या रहा है। बहुत लंबा सा दिया स्टेटमेंट लेकिन बहुत सिंपल है। कह रहा है कि जब हम लोग म्यूटेशन को चेक करते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के दौरान, तो जो आपका म्यूटेटेड जीन होगी उसकी क्या हालात होगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि म्यूटेटेड जीन जो है, म्यूटेटेड जीन वो आपका डजंट appear in photographic film as probe has no complementarity, कोई कॉम्प्लीमेंटारिटी नहीं होती है। प्रोब मतलब क्या हुआ कि कोई भी न्यूक्लिक एसिड में जब हम रेडियो एक्टिव, उसको हम सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर दिए, रेडियो एक्टिव एलिमेंट लगा दिए ताकि जब रेडिएशन डालेंगे तो वो दिख जाए फोटोग्राफिक फिल्म में। तो अगर नॉर्मल रहता, क्योंकि हम तो नॉर्मल जीन के हिसाब से प्रोब तैयार किए थे, और ये नॉर्मल रहता तो प्रोब जाके उसके साथ कॉम्प्लीमेंटारिटी सेट करके बाइंड कर जाता और वो हमको फिल्म में दिख जाता। बट यहाँ तो ये चेंज हो गया, इसका सीक्वेंस चेंज हो गया, म्यूटेट कर गया, प्रोब इसके साथ जुड़ ही नहीं पाएगा। तो ये अपना कहीं अलग तैरता रहेगा, प्रोब अपना अलग दिखेगा सिंगल स्टैंडर्ड, और ये दिखेगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो NT बराबर N0 e⁻RT है, इसमें E क्या है, इसमें E सिंपल दिया हुआ है, बेस ऑफ नेचुरल, क्या है ऑप्शन, हाँ ठीक है, बेस ऑफ नेचुरल लोगैरिथम्स। बुक का डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन है। ई को ऐसे भी फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, नेचुरल लोगैरिथम का बेस कहते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आता है, कह रहा है इसने करेक्ट पेयर को चूज करना है। तो करेक्ट पेयर चूज करेंगे तो कह रहा है कि लार्ज कलरलेस एम्प्टी सेल्स जो एपिडर्मिस में होता है, ग्रास में, वो होता है सब्सिडियरी सेल्स। गलत, ग्रास मोनोकॉट है और वैसे सेल को हम कहते हैं बुली फॉर्म या मोटर सेल्स। इन डाइकॉट लीव्स वैस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय लार्ज थिक वॉल्ड सेल्स, और उसको कहा जाता है कंजंक्टिव, नहीं वो बंडल शीथ सेल्स होते हैं, ये भी गलत है। लूज पैरेन्काइमा सेल्स रप्चरिंग द एपिडर्मिस एंड फॉर्मिंग, वो कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स होता है, सेकेंडरी ग्रोथ में जो बनता है, और यहाँ स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है, गलत। यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि जो सेल्स हैं, सेल्स ऑफ मेड्यूलरी रेज, उसे हम कहते हैं इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि जो आपका वायबिलिटी फॉर मंथ्स, वायबिलिटी फॉर मंथ्स किस में देखा जाता है, महीनों तक वाइबल रहते हैं पॉलन ग्रेन्स, वायबिलिटी ऑफ पॉलन। तो ये आपको देखा जाता है फेबाशिए, सोलानेशिए एंड रोजाशिए। चलो ऑप्शन देखते हैं क्या है, रोजाशिए एंड लेग्यूमिनोसे। ठीक है, फेबाशिए को तो हम लोग कहते हैं ना लेग्यूमिनोसे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि आरएनए पॉलीमरेज 3, ये तो एकदम डायरेक्ट है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। 3 वाला जो है ट्रांसक्राइब करता है वो आपका जो है टीआरएन। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, चलिए सारा दे दिया है, टीआरएनए, एसएन आरएनए एंड 5SR आरएनए। 28, 18 और 5.8 ये 1 से होता है, HNRNA 2 से, और बाकी जो बचा वो सब 3 से। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें क्या हो रहा है, प्रोटोप्लाज्म्स की जो फ्यूजन होती है उसे हम कहते हैं प्लाज्मोगैमी। यही स्टेटमेंट सही है, बाकी सारे जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो सभी के सभी गलत है। कह रहा है कि सेल फ्यूज करेगा तो कैरियोगैमी, गलत। वो आपका न्यूक्लियस की फ्यूजन को कहते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग शीथ सेल्स, नहीं, वो हेटेरोसिस्ट होता है। फिर कह रहा है प्लांट पे जो डिपेंड करते हैं वो सैप्रोफाइट, नहीं, प्लांट पे जो डिपेंड करते हैं उसको एपीफाइट कहते हैं। अब किस तरीके से डिपेंड करते हैं, अगर हार्म करे तो पैरासाइट। सैप्रोफाइट तो डेड डिकेइंग वाले को कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दैट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या यूज होता है। डीएनए फिंगरप्रिंट जब बनाते हैं तो डीएनए फिंगरप्रिंट में आपका यूज होता है डीएनए का जो हिस्सा, उसे हम कहते हैं रिपीटेटिव सीक्वेंस। सैटेलाइट नहीं, कंफ्यूजन हो जाता है, सैटेलाइट नहीं कहलाता है। सैटेलाइट जो आपका पहले रिपीटेटिव सीक्वेंस है ना उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और तब बाद में वीएनटीआर और सैटेलाइट को निकाला जाता है। तो डायरेक्ट यूज होता है पहले रिपीटेटिव सीक्वेंसेस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या पूछ रहा है ये। नेक्स्ट इसने कह दिया क्या, मैच करने को कह रहा है। तो मैच करने को कह रहा है तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है दैट इज प्रोटीन। चलिए तो अब देखते हैं कि इस हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से क्या, बहुत कुछ प्रोटीन से रिलेटेड होगा। तो बॉन्ड्स का नाम कह रहा है, तो प्रोटीन के लिए आपका हो जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड्स। देन उसने कह दिया अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जहां पे क्या हो, डबल या सिंपली हम कह सकते हैं मल्टीपल बॉन्ड्स। जब भी कोई चीज अनसैचुरेटेड है तो मल्टीपल बॉन्ड्स। न्यूक्लिक एसिड में क्या देखने को मिलता है, देख लेते हैं ऑप्शन के हिसाब से, दैट इज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। एंड उसके बाद कह रहा है क्या, पॉलीसैकेराइड। तो यहाँ पे जो बॉन्ड है कार्बोहाइड्रेट है तो इनके बीच में जो बॉन्ड आता है दैट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे ये मैच हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। 10-12 और क्वेश्चंस है, फटाफट फिनिश कर लेते हैं। अगला फिर से क्वेश्चन इसने पूछ दिया क्या, मैच। तो मैच द फॉलोइंग इसने पूछ दिया, तो इसमें आता है नाइट्रोकॉकस। तो नाइट्रोकॉकस का काम देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से क्या, कन्वर्शन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रेट। यस, अमोनिया से ये कन्वर्ट करता है किसमें, नाइट्राइट में। चलिए अगला कह रहा है ये राइजोबियम। देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से क्या जाएगा। तो राइजोबियम जो है वो करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो नाइट्रोजन से अमोनिया बनाएगा राइजोबियम, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। थायोबैसिलस, तो थायोबैसिलस का काम होता है डीनाइट्रिफिकेशन एज पर द ऑप्शन। स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेशन करवाते हैं। देन आपका कहता है नाइट्रोबैक्टर का काम होता है नाइट्राइट से नाइट्रेट के कन्वर्शन में हेल्प करना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है, स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस ऑफ, क्वेश्चन क्या है, एंडोन्यूक्लियस। जहां पे भी पैलिंड्रोम्स मतलब राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट जो भी रीड करे सेम आ जाए तो हम उसको कहते हैं उसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस। तो जो पैलिंड्रोमिक साइट्स होंगे वो आपका हो जाएगा किसी भी एंडोन्यूक्लियस का रिकॉग्निशन सीक्वेंस। अब कह रहा है क्या कि जीवन में 8 क्रोमोसोम है, और एग्जाम्पल इसने किसका ले लिया, फ्रूट फ्लाई का। ऑब्वियसली फ्रूट फ्लाई में होता है आपका 8, हाउस फ्लाई में होता है 12, तो 8 है।
तो बताइए कि एस स्टेज में, क्वेश्चन यही कह रहा है, यस एस फेज में कितना होगा? क्रोमोसोम नंबर कभी नहीं बढ़ता है माइटोसिस के दौरान, चाहे G1 में हो, G2 में हो या आपका एस फेज में हो, इंटरफेज में कभी क्रोमोसोम नहीं बढ़ता है। डीएनए आपका क्या है कि यहाँ 2C होता तो यहाँ 4C डीएनए हो जाता, लेकिन क्रोमोसोम अभी भी क्या रहेगा? 8 ही रहेगा। 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स बनते हैं बट नंबर नहीं बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मस्कीडे फैमिली से कौन बिलोंग करता है? मुस्का डोमेस्टिका मस्कीडे फैमिली से बिलोंग करता है। इसमें से मुस्का डोमेस्टिका कौन है? दैट इज हाउस फ्लाई। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट AB जो है उसे हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों कहते हैं? मतलब किसी का भी ये ब्लड ले सकता है, डोनर नहीं है। डोनर वो सिर्फ AB को ही दे सकता है, बट ये ले किसी का भी सकता है, क्योंकि इसमें क्या है? इसमें एंटीबॉडी कोई भी प्रेजेंट नहीं होते। तो ऑप्शन क्या है? एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज। एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या? सिकल सेल एनीमिया से इसने पूछ दिया है कि हेटेरोजाइगस है फॉर सिकल सेल अनीमिया। देन वो कह रहा है कि कितने परसेंट में, कितना परसेंट जो प्रोजेनी है वो आपका डिजीज्ड होगा। तो शॉर्टकट में इसका आंसर तो ऐसे भी 25% आएगा। ठीक है, आंसर क्रॉस करके देख लेते हैं कि HbA है, इसको क्रॉस कर दिए फिर से HbS एंड HbA के साथ। यहाँ पे आपका 2 टाइप के गैमेट्स बनेंगे। यहाँ पे बनेगा एक HbS टाइप का, एक HbA। यहाँ पे भी 2 टाइप के, एक HbS और एक HbA। अब फर्टिलाइजेशन होगी तो एक कंडीशन आएगा HbS, 2 कंडीशन आएंगे HbA और एक कंडीशन आएगा HbA एंड HbA। तो यहाँ पे टोटल 4 केस आए, जिसमें से एक केस सिर्फ ये डिजीज्ड है, दिस वन। मतलब आउट ऑफ 1/4 into 100 दैट इज इक्वल टू 25%। आगे की क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो इसमें आपका दिया है कि A, B, C एंड D 4 है, इसमें से कौन सा सही है? कह रहा है कि C पेप्टाइड नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन। सही बात है, ह्यूमन का जो मैच्योर इंसुलिन है उसमें C पेप्टाइड नहीं होता है। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, C काट दिया जाता है। इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय rDNA टेक्नोलॉजी हैज C पेप्टाइड। ठीक है, यहां पे कह रहा है इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय rDNA हैज C पेप्टाइड। ये गलत बात है, दिस इज रॉन्ग। ऐसा नहीं है। इतना अच्छे से एली लिली ने 1983 में किया कि हम लोग जीन ऐसा निकालते हैं, एक जीन A बनाएगा, एक जीन B, दोनों को जोड़ देंगे, C नहीं रहेगा, मैच्योर इंसुलिन डायरेक्ट बनाएंगे। प्रो इंसुलिन हैज C पेप्टाइड, बिल्कुल सही बात है। प्रो इंसुलिन मतलब इमेच्योर, जब वो मैच्योर नहीं हुआ है, नहीं मैच्योर हुआ है तो उसमें C पेप्टाइड रहेगा। मैच्योरेशन के दौरान नेचुरली उसको काटा जाता है। देन कह रहा है A एंड B पेप्टाइड आर इंटरकनेक्टेड। A and B peptide are interconnected by disulfide bridge। और ये भी सही बात है। इस तरह से आपका क्या है, 2 पेप्टाइड होते हैं, दोनों के बीच में क्या है, डाइसल्फाइड ब्रिज बनाए जाते हैं, दोनों के साथ कनेक्शन होता है। दैट इज मैच्योर एंड फंक्शनल। चलिए आगे और क्वेश्चंस देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन क्या कि ओनली एंजाइम दैट हैज कैपेबिलिटी टू कैटालाइज इनिशिएशन। ऐसा कौन सा एंजाइम है जो क्या करता है, कैरी आउट सारा काम, इनिशिएशन प्लस इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन
सारे काम करता है किसमें, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। तो सारे काम एक ही करता है, दैट इज कॉल्ड आरएनए पॉलीमरेज। देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है उस हिसाब से। चलो आरएनए पॉलीमरेज है और यहाँ एक वर्ड यूज कर दिया। जब भी आरएनए पॉलीमरेज होता है ना तो दैट इज डीएनए डिपेंडेंट। कोई भी डीएनए पॉलीमरेज भी है तो डीएनए पे डिपेंड करता है। कहने का मतलब है ना कि जैसा डीएनए की सीक्वेंस होगी उसी हिसाब से वो बेसिस को ऐड करेगा, इसी का ये मतलब है। आरएनए पॉलीमरेज भी जो बेसिस लाके ऐड करता है टेम्पलेट स्ट्रैंड के सामने, तो वो डीएनए पे डिपेंड कर रहा है। डीएनए पे अगर टेम्पलेट पे ए है तो सामने यू लाके अटैच करेगा, सी है तो जी लाके अटैच करेगा। तो डीएनए के सीक्वेंस पे डिपेंड कर रहा है। अगला चीज कह रहा है नॉट रिक्वायर्ड आरएनए। ऐसा कौन सा आरएनए है जो कि दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, और इसका आंसर हो जाएगा siRNA। देखो कैसे, यहाँ पे mRNA आपका टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है, tRNA अमीनो एसिड्स को ला रहा है, rRNA राइबोसोम का हिस्सा और एंजाइम की तरह काम कर रहा है। siRNA जो होता है ना साइलेंसिंग में हेल्प करता है। दिस इज डबल स्टैंडर्ड आरएनए और इसका काम होता है ना साइलेंसिंग करवाता है। हार्मफुल फंक्शन है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए जो है वो 30% है, तो अब क्या होगा, टी जी और सी। टी कितना होगा, जी कितना होगा एंड सी कितना होगा। तो हम लोगों को पता है कि ए बराबर टी है, जी बराबर सी है, और हम ये भी जानते हैं कि ए प्लस जी प्लस सी प्लस टी दैट इज इक्वल टू 100%। तो मान लो जी को हम अगर x मान लिए तो यहाँ पे ये x है तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। a को मान लिए हम लोग जो है y है तो t का भी वैल्यू सपोज y मान लिए, तो t क्यों है, a के बराबर है तो 30% हो जाएगा। अब यहाँ पे चलो पुट कर लेते हैं 30 प्लस x प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 100 और 2x इज इक्वल टू 60, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 40, देयरफॉर x इज इक्वल टू 20। तो g भी 20% आ जाएगा एंड c भी 20% आ जाएगा। नोट कर लीजिए इसे, आगे हम लोग बढ़ते हैं। जर्गव्स रूल से रिलेटेड है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। चलो बच्चों आगे देखते हैं। सेंट्रियोल डुप्लीकेशन, फिर से सेम क्वेश्चन मैच में जैसा पूछा था। सेंट्रियोल डुप्लीकेशन, सेंट्रियोल हो चाहे हिस्टोन हो चाहे डीएनए हो, वो सारा का सारा काम होता है एस फेज में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पीसीआर हाई टेम्परेचर नहीं मेंटेन हुआ, फिर से पीसीआर से थर्ड क्वेश्चन। हाई टेम्परेचर इफ नॉट मेंटेन्ड, तो क्या समस्या हो सकती है, प्रॉब्लम आपका यहाँ पे होगा क्या, जो प्रॉब्लम है वो क्या राइज होगा। तो सिंपल है, हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है किसमें, डीनेचुरेशन में। यहाँ पे चूंकि पीसीआर में हम एंजाइम नहीं यूज करते हैं डीएनए हेलिकेज, यहाँ टेम्परेचर के बेसिस पे। तो अगर डीनेचुरेशन का अगर हाई टेम्परेचर है तो डीनेचुरेशन होगा, तभी आगे हो सकता है। तो अगर हमने टेम्परेचर को हाई नहीं मेंटेन किया तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम जो है वो ये हो जाएगा कि डीनेचुरेशन डोंट ऑकर, डीनेचुरेशन होगा ही नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बायोफोर्टिफिकेशन नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन मतलब न्यूट्रिएंट की क्वालिटी बढ़ाना, चाहे प्रोटीन हो, हेल्दी फैट हो या कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इम्प्रूव डिजीज रेजिस्टेंस। डिजीज रेजिस्टेंस बायोफोर्टिफिकेशन से नहीं आता, उसके लिए अलग से हम लोग क्रॉसिंग करते हैं। डॉब्सन यूनिट किसको मेजर करता है, तो ये मेजर करता है ओजोन थिकनेस को फ्रॉम ग्राउंड लेवल टिल द टॉप। ये जो 15 से 20 किलोमीटर का जो थिकनेस है वो डॉब्सन यूनिट में मेजर होता है। इनकरेक्ट पेयर कौन सा है,
तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ड्रग्स। ड्रग्स के आगे इसने लिख दिया है रिसीन। यही आपका इनकरेक्ट पेयर है। बाकी सब सही, एल्कलॉइड्स, कोडेइन, मॉर्फाइन, ये सब होता है। टॉक्सिन, एब्रिन एंड रिसीन। लेक्टिन्स, कॉन्कैनावलिन ए। ड्रग्स में विनब्लास्टीन, विनक्रिस्टीन और कर्क्यूमिन होता, तब आंसर हो जाता। नेक्स्ट कह रहा है कि मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का कौन सा स्टेप हम लोग इस्तेमाल करते हैं जिसमें फॉर अर्ली डिटेक्शन किया जाता है डिजीजेस का। तो यहाँ पे देखिए कोई बीमारी इसने मेंशन नहीं किया। अगर कह देता ना कि म्यूटेशन को डिटेक्ट करना अर्ली, तो हम लोग आरडीएनए टेक्नोलॉजी कह देते। अगर यहाँ पे जो है वो कह देता कि किसी वायरस की पार्टिकल या जेनेटिक मटेरियल, किसी भी पैथोजन के जेनेटिक मटेरियल को डिटेक्ट करना है, तो पीसीआर कर देते हैं। बट जनरल इसने कह दिया, मतलब इसमें हमको कह रहा है ना कि हमको डिटेक्ट करना है किसको, एंटीबॉडी एंड एंटीजन। एंटीबॉडी एंड एंटीजन को डिटेक्ट करना है। इसका मतलब जनरल वे में हम एलिसा के लिए, ये कभी माइंड में नहीं सोचना है कि एलिसा जो है वो सिर्फ एड्स का टेस्ट है ना, वो हमेशा एंटीबॉडी एंटीजन डिटेक्ट करता है। क्योंकि अगर कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट है, इसका मतलब एंटीजन आया होगा उस जैसा, एंटीबॉडी है, एंटीजन एंटीबॉडी कंबाइन करेगा, तो एल्कलाइन फॉस्फेटेज और पेरोक्सीडेज जब एंजाइम डालते हैं ना तो कलर प्रोड्यूस होता है। अकेला एंटीबॉडी रहता है या अकेला एंटीजन तो कलर नहीं प्रोड्यूस होता है, लेकिन जब दोनों किसी के खून में साथ में प्रेजेंट होंगे तो वो अल्कलाइन फॉस्फेटेज और पेरोक्सीडेज के प्रेजेंस में कलर प्रोड्यूस हो जाएगा, जिससे कंफर्म हो जाएगा कि हाँ वो पेशेंट किसी बीमारी से पीड़ित है। कौन सा वो बाद में देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। अगला कह रहा है एंडोमेम्ब्रेनियस सिस्टम का पार्ट कौन है। एंडोमेम्ब्रेनियस सिस्टम का पार्ट जो है हमेशा GERL प्लस वैक्यूल, इस तरीके से जर्ल GERL, G से हो जाएगा गोल्गी बॉडीज, ER से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड L से हो जाएगा लाइसोसोम। ये चारों मिलके एंडोमेम्ब्रेनियस सिस्टम बनाते हैं। एंडो मतलब सेल के अंदर, मेम्ब्रेनियस मतलब मेम्ब्रेन है, सिंगल चाहे डबल, और सिस्टम मतलब चारों कोऑर्डिनेटेड है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है, उसको मैच्योर करता है गोल्गी बॉडीज, और जो फालतू एक्स्ट्रा बच जाते हैं लाइसोसोम उसको तोड़ ताड़ देता है। तोड़ने के दौरान, डाइजेशन के दौरान जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं वो वैक्यूल में स्टोर होते हैं, बाद में एक्सक्रीट कर जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला कह रहा है कि टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्माटा। कायस्माटा क्या है, एक्स शेप का जो स्ट्रक्चर है, ऐसे जो बनता है इस तरीके से, दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं। वो जब आपका पेयरिंग किया था जाइगोटीन में और फिर क्रॉसिंग ओवर पैकाटीन में, और जब डिप्लोटीन में ऐसा स्टेज था, ये पूरा अलग हो गया। कायस्माटा जो है वो आपका अलग हो गया, शेयरिंग कर लिया इसने जेनेटिक मटेरियल का और हो गया ये अलग। तो टर्मिनलाइजेशन मतलब अलग हो जाना, ये चीज आपको देखा जाता है डायाकाइनेसिस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है क्या कि AUG कोड करता है मिथियोनाइन प्लस फिनाइलएलानाइन। गलत स्टेटमेंट है दिस वन। ये है आपका स्टेटमेंट 1 दे दिया है, और स्टेटमेंट जो 2 है वो कह रहा है क्या कि AAA एंड AAG, आ और आग, ऐसे याद करो, आ और आग, वो कोड करता है किसके लिए, फॉर लाइसिन। ये स्टेटमेंट सही है, मतलब स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। फिनाइलएलानाइन के लिए कोड होता है UUC एंड UUU। ये पहला जेनेटिक कोडॉन था UUU, जिसको डिकोड किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे कह रहा है कि स्टेटमेंट्स A, B, C, D एंड E, इन पांचों में से कौन कौन सा स्टेटमेंट्स करेक्ट है। करेक्ट स्टेटमेंट्स को इसने पूछा है। पहला कह रहा है कि ओनली सिंगल बॉन्ड
जिस भी लिपिड्स में है उन लिपिड्स को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सैचुरेटेड होता है, अनसैचुरेटेड में तो मल्टीपल होता है, थोड़ी देर पहले ही देख के आए थे। लेसिथिन, लेसिथिन जो है वो एक फॉस्फोलिपिड है। बिल्कुल सही बात है, लेसिथिन आपका फॉस्फोलिपिड है कि उसमें फॉस्फेट होता है, PO4 3- अटैच होता है, N एक नाइट्रोजन जिसपे 3 मिथाइल ग्रुप अटैच होते हैं। ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन, ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन, ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन का फॉर्मूला है CH2OH, CHOH एंड CH2OH। इसी को कहते हैं ग्लिसरॉल। बिल्कुल ये सही बात है। नेक्स्ट है पामेटिक एसिड है 20 कार्बन। पामेटिक एसिड में आपका 20 कार्बन है, गलत, 16 कार्बन होता है। नेक्स्ट कह रहा है एराकिडोनिक, एराकिडोनिक एसिड जो है उसमें दे दिया 16 कार्बन, गलत, दोनों का एक दूसरे का उल्टा कर दिया, मतलब जो सही स्टेटमेंट है दैट इज ओनली B एंड C। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन ही है, दैट इज एडिनोसाइन ADA डेफिशिएंसी। ADA डेफिशिएंसी से प्रॉब्लम क्या हो जाएगा रिजल्ट। तो ADA क्या करता है ना, ADA इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, इम्यून फंक्शन है, और इसी की डेफिशिएंसी होगी जो 1990 में 4 ईयर गर्ल चाइल्ड में जो हुआ था, जिसको जीन थेरेपी से ट्रीट किया गया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से, डिसफंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम सही से काम नहीं करेगा क्योंकि उसी को काम करवा रहा था और ये कमी हो गया। लास्ट क्वेश्चन हमारा वो है क्या, हिस्टोन जो प्रोटीन है उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट आपका रॉन्ग होता है। तो हिस्टोन प्रोटीन के लिए स्टेटमेंट यहां देखो, पहला ही स्टेटमेंट सामने दिख रहा है कि pH ऑफ हिस्टोन इज स्लाइटली एसिडिक। यही स्टेटमेंट आपका इसके लिए क्या होता है, रॉन्ग हो गया, क्योंकि जो स्टेटमेंट है कि हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल, सही बात है। हिस्टोन में आपका ऑक्टामर रहता है और ऑक्टामर मतलब 8 यूनिट्स हैं। कौन कौन सा है, H2A, H2B, H3 एंड H4। ये 4 यूनिट्स 2-2 डाइमर के फॉर्म में रहते हैं। हिस्टोन आर रिच इन अमीनो एसिड एंड बेसिक अमीनो एसिड। इनमें क्या प्रेजेंट होता है, Arginine एंड लाइसिन, जो कि बेसिक अमीनो एसिड होते हैं जिनके साइड चेन पे एक पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये बेसिक एंड पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स हैं। लास्ट स्टेटमेंट है कि दे कैरी पॉजिटिव चार्ज इन साइड चेन। आ ही गया कि इनके साइड चेन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस दे आर बेसिक इन नेचर। तभी तो एसिडिक एंड नेगेटिवली चार्ज डीएनए के साथ ये एफिनिटी शो करता है और डीएनए इस पे रोल करके न्यूक्लियोसोम्स फॉर्म करता है। इतने थे हमारे बॉटनी के क्वेश्चंस, सारे डिस्कशंस ओवर हो गए। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स।